हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले 2 दिनों से टॉरस और वेनस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आज हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। मोस्टली कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट कर ही देने का, क्योंकि ये बहुत लंबा होते जा रहा है। तो भगवान से प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। तो टॉरस और वेनस ये दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ बच्चे लगता है कुछ क्लास मिस किए थे, तो समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन तो भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस वो ज्योतिष फलित नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी जब हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो हमको हमारा एक फियर, हमारे अंदर क्या फियर होता है कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। लेकिन गलत प्रेडिक्शन को, लेकिन प्रेडिक्शन करना चालू करें। जो भी आपके चार्ट है उनके साथ बैठिए और उनके लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करिए। क्योंकि गलत प्रेडिक्शन ना करने से बहुत अच्छा है। और आप गलत प्रेडिक्शन करके ही आप सही प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। तो ये तरीका है, मतलब ज्योतिष सीखने का ये तरीका है। तो आप प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज आगे बढ़ेंगे हम लोग टॉरस और वेनस के बारे में देख लेते हैं। तो सेकंड हाउस जो है, जो दूसरा घर जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। तो इसी तरह टॉरस भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। तो वेनस जो होता है, वेनस कैन कैरी मैक्सिमम बर्डन, मतलब बहुत बोझ उठा सकता है वो। इसलिए देखोगे जो घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर का ज़्यादातर जिम्मेदारी घर की महिलाएं लोग उठाए होते हैं। सब काम मतलब कि श्योर करते हैं कि सब काम टाइम पे हो रहा है। खाना बनना, सफाई होना, जो भी काम है, जो भी घरेलू काम है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। तो इसलिए अगर अच्छे प्लैनेट है दूसरे घर में तो वो आदमी घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर दूसरे घर में खराब प्लैनेट है तो वो आदमी इरिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है। सो टॉरस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे भी टॉरस है वहाँ की चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि आप उस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवन में उस चीज़ करने के लिए। टॉरस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ रीजनरेशन। में बताया था बीज जो होता है, वेनस इज द बीज, वेनस का साइन है टॉरस। तो इसमें आप रीजनरेशन इन द सेंस कि आपका हीलिंग होता है। हीलिंग इन द सेंस आप कहीं से थक गए हैं और जहाँ पे आके आपको मतलब कि वो रेजुवेनेट होता है, एनर्जी री एनर्जाइज जहाँ पे होता है। तो टॉरस वो वैसा साइन है जहाँ पे आपका हीलिंग होता है। क्योंकि टॉरस क्या है कि आप वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करते, मतलब कि आप इस लाइक लग्जरी, जो लग्जरी में रहता है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है ना, या ज़्यादा काम करना नहीं चाहता है। तो वहाँ पे क्या करते लोग, आराम करते हैं। तो आराम से क्या मिलता है हमको, हीलिंग पावर मिलता है, हमको रीजनरेशन मिलता है, रेजुवेनेशन मिलता है। तो टॉरस ऐसा साइन है। अगर वेनस बैड है, वेनस अगर खराब है, तो ऐसे दशा में आपको वेनस के दशा में आपको डिजीज जैसे डायबिटीज़ डिजीज या प्राइवेट पार्ट्स की डिजीज, ये सब हो सकते हैं। कर्ली थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेनस। तो कर्ली हेयर्स भी वेनस रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11 डिग्री के बहुत ही नज़दीक है, तो उसके हेयर्स कर्ली होते हैं।
लेकिन बहुत लोग हेयर्स को सीधा करने की कोशिश करते हैं। आप सीधा करोगे हेयर्स को तो फिर आपका वेनस कमजोर होने लगेगा। वेनस जो है ब्रांडेड क्लोथ्स है ना। वेनस देखिए बहुत डिटेल ओरिएंटेड प्लांट, जहाँ पे वेनस रहता है दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड चूजी। देखिए उनको पता होता है किस क्लोथ का दाम कितना होता है, वो सारे नॉलेज रखते हैं। मतलब वो दुकान में जाते हैं तो वो दुकानदार उनको चीट नहीं कर सकते। मतलब कि वो बहुत पार्टिकुलर होते हैं हर चीज़ के, इसका दाम इतना है। वो मतलब बार्गेन करने में मतलब बेस्ट, मतलब कि दुकानदार उनको ऐसे कोई चीज़ बेच नहीं सकता है ना कि ये लीजिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये नया नहीं। उनको जो लेना है वो वही चीज़ लेते हैं। मतलब दैट्स द क्वालिटी ऑफ वेनस। मतलब बहुत स्पेसिफिक होते हैं वो लोग। एंड इसी नेचर से अगर वेनस मान लीजिए 9th हाउस में होते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी कोई गुरु नहीं बनाते हैं ना। बहुत सारे गुरु इधर से उधर जाते, इधर से उधर, बहुत चूजी होते हैं। इसी तरह वेनस अगर 4th हाउस में है तो वो जो गाड़ी खरीदेंगे या व्हीकल खरीदेंगे वो बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब कि ही विल गाड़ी भी खरीदेंगे तो समथिंग लाइक मर्सिडीज और लाइक दैट, नॉट एनी कार अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट लाइक दैट। नाउ जो मार्स जो था, मार्स वो सीधा देखता है, ऊपर देखता है, क्योंकि उसको गोल से मतलब है। जहाँ पे उसको गोल दिखता है वहाँ पे जाता है। वो उसको साइड से कुछ मतलब नहीं। लेकिन वेनस जो है वो साइड वाइज देखता है, वो स्ट्रेट नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि जब आपको बहुत सारे ऑप्शन से चूज करना रहता है तब आप साइड वाइज, जब आप सुपर मार्केट में जाते हो तो आप साइड वाइज देखते हो, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है कि नहीं, ये लेना है कि नहीं। लेकिन जो मार्स जो था उसको किसी से कुछ फर्क नहीं है, उसको ये चीज़ करना है तो करना है, वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है। बीच में किसी को दुख हो, क्या हो, हर्ट हो, उससे किसी का फीलिंग हर्ट हो, उससे कुछ मतलब नहीं। वेनस जो है नहीं, सबको साथ लेके चलना। भले ही 2 दिन बाद पहुँचे, जो डेस्टिनेशन हमको 1 दिन में पहुँचना है भले ही 3 दिन में पहुँचे, लेकिन जाते समय रास्ते में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब खुश रहना चाहिए। तो वेनस इज लाइक दैट। वेनस इज साइड में, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हो, आप देखते रहते हो कि अब साइड वाइज कौन देखता है, जिसको अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। तो इसलिए एक बुक है चतुर्वर्ग चिंतामणि, तो उसमें वेनस का एक पिक्चर दिया गया। तो वेनस जो ग्रह है वो दिया गया उस बुक में कि वेनस के एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में एम्प्टी कमंडलू है, यानी कि दोनों। क्योंकि वेनस क्या है, एक माला है, मतलब कि वो बहुत स्पिरिचुअल प्लांट है, वो मंत्र जाप कर, मंत्र तंत्र जो भी है। और दूसरे में खाली कमंडलू में जिसमें वो चाहता है कि दुनिया की चीज़ें संग्रह करें ना। मेरे को लग्जरी भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, साथ में भक्ति भी करना है, ऐसा टाइप का है ना। तो ऐसे लोग तो ये मतलब कि कैरेक्टर है वेनस का, मतलब कि इनको मतलब कि भक्ति भी करना है, आश्रम में भी रहना है, लेकिन एयर कंडीशनर रूम चाहिए, मतलब कि ऐसा सोच सकते हैं। मतलब कि इस टाइप के लोग जो दोनों का मिलान चाहिए। ओके, अब देखो टॉरस से जो 9th हाउस जो होता है वो आपके लक का हाउस होता है, फॉर्चून का हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, गुरु का होता है, फादर का होता है। तो टॉरस से 9th हाउस जो भी होता है वो आप, टॉरस से 9th हाउस हो गया आपका 10वां घर, यानी कि वर्क, प्रोफेशन। जो भी टॉरस से सिग्नेचर है उनका जो भाग्योदय होता है वो देर से चालू होता है, क्योंकि टॉरस से जो 9th हाउस है वो सैटर्न का हाउस होता है ना, 10th हाउस। तो सैटर्न हर चीज़ें बहुत देर से देता है, मतलब कि देता है, बट हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज स्लो एंड स्टेडी, मतलब कि एंड ही गिव्स रिजल्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो जो भी टॉरस जहाँ पे भी है या आपके एसेंडेंट में, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय देर से होता है। या जैसे ये बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत दिनों बाद, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट आना चालू होगा। या पढ़ाई भी करेंगे
तो हो सके शुरू में बहुत बार फेल हो, बहुत बार ये हो, बाद में जाके इनको पढ़ाई का मेहनत का फल मिलेगा। 5 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद हो सके उनका सिलेक्शन हो। तो ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि जो वेनस जो है उसके 4 हाथ है, एक 2 में होता है, एक में माला होता है, एक में कमंडलू होता है, और एक में विपन होता है, और एक हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं। और मार्स जो है उनका 2 हाथ है ना, उनका भी 4 हाथ, इसमें 3 हाथ में सिर्फ वेपन रहता है और एक हाथ से ब्लेसिंग देते हैं। ऐसे हर ग्रह का एक रूलिंग में, हर ग्रह का एक डिटीज है। तो जो मार्स का जो डिटीज है, उनके 3 हाथ में वेपन्स रहते हैं और एक हाथ में ब्लेसिंग। तो मार्स ऐसा है, मतलब कि ही लाइक्स टू फाइट, छोटी छोटी चीज़ों पे भी, मतलब कि he will settle down that fight, by fighting he will settle down the things. But Taurus is different, na? He want facilities also, all the luxury also, he want all the dharma also, jap tap, spirituality, na? He fight also, and that's why one hand weapon, and he gives blessings also because he is the accepting the role of a guru. So it's something like that. ऐसे पीपल दे लाइक मोक्षा, बट उनको ऑनलाइन ही चाहिए, मतलब दे डोंट कम टू टेम्पल, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि घर पे बैठे आराम से घर पे बैठ के भी कर सकते हैं सब कुछ, क्यों टेम्पल में जाने का, क्यों तीर्थ में करने, इतना कष्ट क्यों करने का, सब कुछ यहीं पे करके मिल सकता है ऐसे। तो लेकिन धर्म के लिए आपको कष्ट करना पड़ता है, कि धर्म इतना ईजी नहीं है। और टॉरस इज टॉकिंग, क्योंकि देखिए टॉरस 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, और 2nd हाउस क्या है, आपका स्पीच है। तो जो भी प्लैनेट टॉरस में रहेंगे या फिर 2nd हाउस में रहेंगे, वो आपके स्पीच की क्वालिटी को दिखाते हैं। तो जेमिनी असेंडेंट होंगे, उनके लिए टॉरस कहाँ जाएगा, 12th हाउस में जाएगा। तो ऐसे लोग हमेशा एक्सपेंसेस के बारे में बोलते रहेंगे, अपना लॉसेस के बारे में बोलते रहेंगे। आप इसलिए देखो जो बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अगर टॉरस असेंडेंट के है तो वो हमेशा लॉसेस के, मेरा इतना का लॉस हो गया, इतना का हानि हो गया, मतलब ऐसे बातें करते रहेंगे। अगर 4th हाउस लॉर्ड 12 में जाके बैठा है, तो वो बातें करेंगे लॉसेस ड्यू टू प्रॉपर्टी, लॉसेस ड्यू टू होम, लॉसेस ड्यू टू हाउस। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है, तो क्या बातें करेंगे, लॉसेस ड्यू टू देयर चिल्ड्रन, उस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12 में बैठा है, लॉसेस ड्यू टू देयर प्रोफेशन। तो ऐसे मतलब जो जिस भी हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, मतलब उस चीज से रिलेटेड लॉसेस के बारे में बात करेंगे। कैंसर असेंडेंट वालों के लिए जो टॉरस होगा वो 11th हाउस में आएगा। तो ऐसे लोग देखोगे हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करते रहेंगे, प्रॉफिट, न्यू अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग, ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। जेमिनी वाले कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे कि ना आज हमको ये फ़ायदा हुआ ना, ये इतना मिला, मैंने ऐसे किया। जेमिनी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लॉसेस, एंड कैंसर इज जस्ट अपोजिट, ही विल ओनली टॉक अबाउट प्रॉफिट, व्हाट गेन ही गॉट इन लाइफ, ऐसे करके। लियो विल ऑलवेज टॉक अबाउट देयर प्रोफेशन। देखिए जिस लियो, जैसे मैं कोई ऐसे बताता हूँ तो आपको दोनों चीज एक साथ चालू रखना पड़ेगा। मैं एक बना के दिखाता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ लियो असेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लियो असेंडेंट मतलब 5 नंबर की राशि यहाँ पे आ गई। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो लियो असेंडेंट मतलब टॉरस राशि 10वें में आएगी। 10वां घर क्या चीज़ का हुआ, प्रोफेशन का घर हुआ, इसीलिए ये प्रोफेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। जहाँ पे टॉरस होगा उस चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, और 2nd हाउस में जो साइन होगा उस साइन से रिलेटेड बातें करेंगे। मतलब कि ये दोनों चीज़ मिला के आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना, ऐसा है।
इससे रिलेटेड भी चीज़ें होगा और इससे भी रिलेटेड चीज़ें होगा, जहाँ पे दूसरी नंबर राशि है और जहाँ पे दूसरा नंबर घर है। और ये मिलेगा, देखो छठा जो राशि होता है वो डेली वर्क का राशि होता है, डेली काम हम लोग जो करते हैं, है कि नहीं। और ये प्रोफेशन का घर होता है, तो उसमें डेली जो काम करेगा उसके बारे में बोलेगा, और या जो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें करेगा, ऐसे नहीं। उसी तरह सब राशि के लिए आप निकाल सकते हैं। ये हो गया, मान लीजिए वर्गो राशि, तो वर्गो विल टॉक अबाउट देयर धर्मा ना, अबाउट देयर फादर ना, अबाउट देयर रिलेशनशिप, दिस काइंड ऑफ टॉक दे विल डू मोर। उसी तरह जो सेवेंथ जो लिब्रा राशि के होंगे, लिब्रा राशि के लिए टॉरस साइन यहाँ पे आएगा 8वें राशि, सो दे विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ना, और लॉन्ग टर्म जो होता है, या अपने ससुराल के बारे में बात करना, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। फिर स्कॉर्पियो ascendant के लिए टॉरस साइन यहाँ पे आएगा, तो स्कॉर्पियो वाले भी क्या चीज़ के, अपने वाइफ के बारे में बातें करेंगे ज़्यादा ना, आपके वाइफ के रिलीजन के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले के लिए 9th राशि यहाँ पे आएगा, 2nd हाउस में 9th क्या धर्म है, तो वाइफ के रिलीजन के बारे में बात करेंगे, वाइफ जो फॉलो करती है उसके बारे में बातें करेंगे। ओके, नाउ 9th सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए टॉरस साइन यहाँ पे आएगा, तो दे विल टॉक अबाउट डिजीजेस, डेली वर्क ना, एंड दे विल टॉक अबाउट फाइटिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट होगा उनके लिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे आएगा इस 5th हाउस में, तो दे विल टॉक अबाउट वो अपने आप ले रहा है, पता नहीं क्या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट होंगे वो क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो भी उनके घर में आएगा वो अपने बच्चों के बारे में बोलेंगे, मेरा बच्चा ये किया, मेरा बच्चा वो किया, इसने ऐसे मेडल जीता, ये जीता, और दे विल मोस्टली टॉक अबाउट देयर चिल्ड्रन। या प्रॉफिट के बारे में बातें करेंगे, प्रॉफिट उनको क्या फ़ायदा हुआ, सोशल सर्किल के बारे में, फ्रेंड के बारे में, 11th हाउस में सबसे 11th राशि में सबसे दिखाते। जो एक्वेरियस असेंडेंट के होंगे उनके लिए टॉरस साइन 4th पे आएगा, तो दे विल टॉक अबाउट देयर होम ना, देयर व्हीकल, देयर गाड़ी बंगला, जो भी चीज़ें है उनके घर में जब भी कोई आता है तो वो घर का हर एक कमरा उनको घुमाते हैं, दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा टाइल्स लगा हुआ है, ऐसे, तो वो लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। जो पीसेस असेंडेंट के होंगे वो अपने भाई के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, अपना करेज के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में, अपना पुरुषार्थ जिससे उन्होंने कुछ अकम्प्लिश किया, अपने अकम्प्लिशमेंट, ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे इसे सबसे। ओके, जो एरीज है वो तो अपने फैमिली के बारे में बातें करेंगे, अपना वेल्थ, अपना जो कमाया है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। ओके, वेनस इज योर वाइफ, क्योंकि वेनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ रिलेशनशिप, और इट ऑन्स द 7th हाउस ऑल्सो। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, relationship. That's why Venus represent your wife. So and in the case of woman it represent your husband. So जिससे भी आपका रिलेशनशिप हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाल किताब से कि अगर वेनस 10th हाउस में है, वेनस 10th हाउस में है तो आपको वो घर से बाहर लेके चली जाती है, मतलब कि आपको घर से दूर लेके चली जाती है। क्यों, ऐसा क्यों?
जो 10th हाउस है, अब देखो लाल किताब ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ डिकोडेड फॉर्म में लिखा रहता है। मीन्स यू हैव टू डिकोड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रिटेन इन द फ्लावरी लैंग्वेज। मतलब कि आपको वो चीज़ देख के कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या रिलेशन, लेकिन उसके पीछे बहुत ही गूढ़ मीनिंग छुपा होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो किताब है वो एंजल के द्वारा लिखा गया है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। या फारसी रूहियों के द्वारा लिखा हुआ किताब, ऐसा मतलब कि बोलते देवी देवताओं ने लिखा है, ऐसा बोलते हैं। तो खैर आप जब किताब पढ़ोगे तो आप भी बहुत कुछ कोडिंग चीज़ को डिकोड कर पाओगे। तो लाल किताब में एक चीज़ है कि जो वेनस 10th हाउस में है तो वो आदमी शादी के बाद उसकी वाइफ उसको घर से बाहर लेके चले जाती है। क्यों? कि मैं बताया था वेनस क्या है, वो आराम, लग्जरी, मतलब कि यू वांट टू रेस्ट। तो जो 10वां घर होता है वो वाइफ के घर से चौथा घर होता है। और 10वां घर क्या चीज़ का? आपके वर्क का घर है। तो वहाँ पे आप और ये जो 10वां घर है, ये जो 10वां घर है आपके वाइफ से चौथा घर है, तो वाइफ के लिए होम है, होम की तरह है। और यहाँ पे क्या है, ये एक कर्म का भी घर है, यानी कि काम का भी घर है। तो वेनस वहाँ पे आने से वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वेनस लग्जरी चाहता है, वो आराम चाहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, और घर में काम करना होता है। तो वो बोलते यार ऐसे घर में नहीं रह सकते ना, देखो तुम्हारी माँ ऐसे करती है, ये करते, तो वो और धीरे धीरे करके पति को घर से बाहर ले जाते हैं। तो ये लॉजिक है लाल किताब में ऐसे लिखने का। तो वो आपको खुद ही डिकोड करना पड़ता है। लाल किताब एक और बोलता है कि वेनस अगर 6th हाउस में है देन यू शुड मैरी, आपको किसी क्रूप कन्या से शादी करना चाहिए, या ऐसी कन्या से जो कि कैरेक्टरलेस, यानी कि इसका लूज कैरेक्टर हो, समाज में लोग उसको उस नज़र से देखते हो। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है। ये 6th हाउस है आपका, यहाँ पे अगर वेनस आ गया जो कि आपके पत्नी का कारक होता है, रिलेशनशिप का कारक है। 6th हाउस क्या चीज दर्शाता है? रोग, ऋण और शत्रु। तो ये आपकी जो पत्नी होगी वही आपकी शत्रु बन जाएगी। तो ये एक आपका पेंडिंग करना है। मैं जैसे कल बता रहा था, कोई भी प्लैनेट कहीं पे है, किसी घर में है, उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ आपके कर्म है जो आपको देना चाहते हैं। वेनस 6th हाउस में गया, यानी कि आपकी पत्नी का आपके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो शत्रुता वाला रिलेशनशिप होगा ना। तो अगर आप जो भी पत्नी से शादी करते हैं वो आपको आगे चल के आपको मार भी सकती है, आपको छोड़ के चली जाएगी, या आपके साथ कुछ चीटिंग करके या ऐसे करके चली जाएगी। तो इसलिए लाल किताब में ये रेमेडी लिखा गया कि आपको एक क्रूप कन्या के साथ शादी करना चाहिए, कैरेक्टर लेसन है, क्योंकि आप वो चीज़ पहले कर लेनी तो बाद में वो चीज़ होने ही वाला है। आपकी पत्नी आपके साथ वैसा कर, तो आप अपने से वो चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए लाइफ में, तो वो जो बाद में जो चीज़ें होगा वो और भी दर्दनाक होगा। तो ऐसा होता है, इसलिए ये चीज़ लिखा गया। वन ऑफ द रेमेडी ऑफ वेनस इज दैट यू मेंटेन हाइजीन, क्योंकि वेनस एक सात्विक प्लैनेट है, एक वेनस शुक्राचार्य गुरु है, तो और लग्जरी, तो वो चाहते हैं कि साफ सुथरा रहे। जैसे सुबह उठते हैं तो अपने घर को बहारना, पोछा लगाना, बेडशीट अरेंज करना, खिड़की खोलना, उससे सूर्य का रोशनी आए, अगरबत्ती जलाना, हवा वेंटिलेशन अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो सात्विक का साइन है, वो हाइजीन का साइन है। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो डेली बेसिस पे तो आपका वेनस अच्छा होता है ना। कोई सोचेगा ये सब क्या है, ये सब तो बहुत मीनिंगलेस चीज़ें, मतलब कि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना नहीं, लेकिन हर चीज़ें आपसे कनेक्टेड है। आप अगर ये चीज़ नहीं करते तो आपका कोई ना कोई ग्रह खराब होता है। ऐसा बोलते हैं जो लोग देर से उठते हैं उनके ग्रह भी बहुत देर से उठते हैं। लेकिन आप डेली रूटीन काम करते हो, सुबह उठ के सैटर्न इज लाइक स्लो एंड स्टडी वर्क, ही लाइक्स टू वर्क। डेली उठ के ना अच्छे से सब चीज, जो सामान जहाँ पे वहाँ पे अरेंज करके रखना ना, कुछ जूता चप्पल साफ करके रखना, ये सब चीज़ें सैटर्न लाइक करता है। तो आप ये सब चीज़ें करते हो तो सैटर्न आपका अच्छा होता है। इसी तरह वेनस लाइक्स हाइजीन। बेडशीट, आपके बेडशीट अच्छे होने चाहिए। जहाँ पे भी आपका जो लिविंग रूम है, जहाँ पे आपका जो बेडरूम है
वहाँ का बेडशीट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी तरह गंदा बेडशीट पड़ा हुआ है, उससे आपका वेनस खराब होता है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। आप वास्तुशास्त्र सीखोगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि एक रेमेडी है वास्तुशास्त्र का ये, कि आपका बेडरूम का चादर कैसा होना चाहिए ना। वो चादर पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ना दो आदमी भाला लेके एक दूसरे को फाइटिंग कर रहा है ना। ऐसे ऐसे करने से पति पत्नी के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही खराब होता है, या घर परिवार जो भी उस रूम में रहते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत खराब होता है। अगर आपको वेनस अच्छा करना है तो वो बेडशीट पे कुछ अच्छे फ्लावर्स होने चाहिए, वाइट बेडशीट पे कुछ कलरफुल फ्लावर्स ऐसे होने चाहिए। तो दैट्स द इफेक्ट, दैट्स इंक्रीजेस द वेनस, एंड वेनस इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। लाल किताब में जो रूफ है, रूफ टॉप को नहीं, वो ऐसा लिखा है कि जो आदमी फॉरेन जाता है उसको अपने घर का छत साफ करना चाहिए। नहीं, इस तरह लिखे रहते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो छत है, छत जो है आपका 12वां घर से देखते हैं। फॉरेन जाने के लिए 12वां घर से देखते हैं, और जो बेडरूम है वो भी 12वें घर से देखते हैं। आपका जो छत है वही 12वें घर से देखते हैं। तो जब आप छत अच्छा साफ करते हो तो वो आपका 12वां घर बहुत अच्छा होता है, आपका एक्टिव होता है, तो आपको फॉरेन जाने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। तो आप उस तरह रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो तो छत पे छोटे छोटे प्लांट लगाओ, गमले में लगाओ, उसको हर दिन वाटर करो, उससे फूल निकलेगा। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वास्तु रेमेडी ना। किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है तो उनको बोलते हैं कि आप छोटे से प्लांट लो, उसको सींचो। क्योंकि देखिए प्लांट क्यों वेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बताया था प्लांट वेनस जो होता है बीज निधि होता है, बीज होता है किसी चीज़ का। तो जो बीज से जो प्लांट का जन्म होता है, या बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं, उसको सींचते हैं, तो एक्चुअली हम वेनस को ग्रोथ कर रहे हैं एक तरह से। तो जब वो चीज़ ग्रोथ होता है, जब आप उसका टेकिंग केयर करते हो तो आपका भी वेनस अच्छा होता है। वेनस जो है वो वसंत ऋतु को रिप्रेजेंट करता है, वसंत सीजन को। वेनस कांट टॉलरेट टू मच हीट एंड कांट टॉलरेट टू मच कोल्ड ऑल्सो। जैसे मार्च जो था उसको हीट चाहिए ना, मार्च का जो सीजन था वो गर्मी का सीजन था, जब मई जून के आसपास जो सीजन आता है। बट वेनस इज नॉट लाइक दैट, ही वांट लग्जरी ऑल्सो एंड ही वांट दिस, दैट्स व्हाई हिज सीजन इज स्प्रिंग सीजन, वसंत सीजन। तो जिनका चार्ट में वेनस बहुत अच्छा है, such people you will see he will not be able to tolerate cold also, he will not be able to tolerate heat also। उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उनको ठंडा में भी बहुत ठंडा होता है, तुरंत उनको ठंडा लग जाता है। गर्मी के दिन में भी अगर हवा ना हो, अगर गर्मी हो तो उनको सहना बहुत, उनको कोई भी काम करने में एकदम माइंड एकदम प्रॉब्लम करने लगता है। उनको फिर गर्मी के दिन में किसी ठंडे जगह में जाके रहना पड़ता है, ऐसा। वेनस इज परफ्यूम, आप परफ्यूम लगाते हो, सेंट लगाते हो, तो वेनस उस चीज़ का रिप्रेजेंट। तो आप वेनस अच्छा करना चाहते हो तो आप जो भी कपड़े पहनते हो उसको साफ सुथरा करके पहनो। हर दिन कपड़े को धो, जब भी आप पहनते हो उसको प्रेस करो, परफ्यूम लगाओ। इससे एक वेनस का एक रेमेडी है ये। कोई अगर आपसे आके पूछता है कि आप किसी के चार्ट में वेनस खराब देखते हो तो ये सब रेमेडी आप उसको दे सकते हो। और ये सब रेमेडी बहुत सिंपल है और बहुत 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 अच्छे तरीके से यही सब रेमेडी काम करती है, क्योंकि ग्रह ये बहुत रिलेटेड है। देखिए आप देखो वेनस का नेचर देखो कैसा है। ये रेमेडी देखने में बहुत सिंपल है, ये सेंट लगाना, कपड़े अच्छे, लेकिन दैट्स व्हाट वेनस वांट, मतलब दैट्स व्हाट शुक्र ग्रह आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप उसके चीज़ों को अच्छा से करो। तो बहुत सिंपल, कोई एस्ट्रोलॉजी के पास आएगा, आप उसको बोलोगे कि आप कपड़े प्रेस करके अच्छा से रखो, अच्छा से पहन के जाओ, आप अच्छा से मेकअप करो, इससे आपका वेनस अच्छा। तो कोई लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही ठग रहा है, लेकिन आप ये चीज़ करोगे तभी आपका वो चीज़ अच्छा होगा। बाकी सब जो रेमेडी देते हैं, अलग अलग तरह के रेमेडी की, ये पहन लो, अंगूठी पहन लो, ये कर लो, तो ये भी काम करते हैं, लेकिन इससे आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इन द सेंस आपका कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ग्रह चाहते कि आपको चेंज करना, आपको टू द कोर ऑफ द हार्ट वो आपको चेंज करना। वो कब चेंज होता है? जब आप वो लाइफ स्टाइल अपनाते हो तब। वो पत्थर पहन के आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए रेमेडी भी कुछ दिन तक काम करने का बंद कर देती है।
क्योंकि आप चेंज तो हुए नहीं ना। इसलिए ये सिंपल रेमेडी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, वेनस, वेनस में बताया था, वेनस डिनोट्स डिवोशन, वेनस डिनोट्स लॉयलिटी, आपका प्राउड, आपका सेल्फ वर्थ, ये सब चीज़ों को डिनोट करता है। तो मार्स कैसा था कि मार्स से कोई आदमी लड़ाई किया तो उसी समय लड़ाई करके ख़त्म, तुम उसको गाली दो, तुमको दो थप्पड़ मारेगा, ख़त्म, फिर हो गया, अभी अपने अपने रास्ते। टॉरस इज नॉट लाइक, टॉरस इज लाइक बुल, यू नो, बुल जब बैठ जाता है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल आता है, वो अपनी जगह से कुछ भी करो हिलता नहीं। लेकिन जब वो एक बार उठता है तो उसके सबको खबर हो जाती है कि हाँ भाई, उसके बाद वो बहुत काम करता है ना, दिन भर खेत में काम कर सकता है, इतना उसका शक्ति होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ट्रक फंस गया था कहीं पे, निकल नहीं रहा था। अभी ट्रक का सोचे कितना हेवी लोड होता है, वो कहीं तो उसका चक्का ये हो गया था, वो पूरा खींच नहीं पा रहा था। उस ट्रक को एक बुल ने खींच के निकाला। मतलब कि इतना पावर होता है बुल का, मतलब कि उसका पोटेंशियल उतना होता है। तो दैट्स द नेचर ऑफ द बुल। मार्स जो एरिस साइन होता है, दैट्स द नेचर ऑफ द हॉर्स। हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, वेरी क्विक एक्शन, है ना। आपको यहाँ से दैट्स वाई जो पहले के ज़माने में लोग राजा महाराज लोग किसी को संदेश भेजना होता था तो हॉर्समैन को भेजते थे, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एक यहाँ से जाके दूसरे का संदेश दे सकता है, भेज सकता है। लेकिन अगर बहुत लोड लेके जाना है, वो हॉर्स कितने, एक आदमी को सिर्फ कैरी कर सकता है ना, वो ऐसे 10 टन गेहूं का बोरा उठा के नहीं चल सकता है। और हॉर्स कम समय के लिए चल सकता है, बुल बहुत समय के लिए काम कर सकता है। तो मार्शियन लोग कैसे हैं, उनसे कोई फाइट किया वो तुरंत उनको रिप्लाई करते हैं, झगड़ा खत्म, वहाँ पे इशू सॉल्व। टॉरस वाले को आप कभी ऐसा करो, ही विल रिमेम्बर दैट फॉर एवर, मतलब कि वो आपको उस समय कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वंस यू डू लाइक दैट विद टॉरस, यू आर गॉन आउट ऑफ हिज लाइफ, ही विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट, मतलब कि उसको हमेशा वो चीज़ याद रखेगा और आप उसके जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। इस टॉरस वाले ऐसे उनका कैरेक्टर ऐसा होता है, मतलब कि वो उस समय कुछ नहीं करेंगे आपको, लेकिन बाद में उसका समय का प्रतीक्षा करेंगे, बाद में उसका जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बदला लेंगे। ऐसा है, टॉरस वाले लोग ऐसा होते हैं। जैसे एक कैरेक्टर मैं बताता हूँ, एक 15 अगस्त आ रहा है, तो एक मूवी है केसरी बोल के, हम लोग कभी कभी इधर बच्चे लोग को भी मूवी दिखाते हैं, एक बहुत अच्छी हुई है मूवी, बहुत अच्छी है, इसमें ओरिजिनल जो हमारा हिस्ट्री है उसको दिखाया गया है। तो मैं भी उनके साथ देख रहा था, तो उसमें देखिए जो हीरो जो है उसको अंग्रेज लोग बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं ना वो कायर होते हैं, या हिंदुस्तान के ऐसा कुछ एग्जैक्ट डायलॉग मेरे को याद नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से सिर्फ कायर लोग पैदा होते हैं। तो वहाँ पे जो अक्षय कुमार जो हीरो है वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। अगर मार्शियन पीपल वहाँ पे रहता है, उसको कोई ऐसे बोल दे तो वहीं पे गोली से उड़ा देता उसको। तो बाद में वो क्लैरिफाई करता है उसने वहाँ पे क्यों रिप्लाई नहीं किया। जब ये 21 लोग मिलके 10,000 सैनिकों को जब हराते हैं, जब जंग छिड़ जाता है, तब वो बोलते हैं कि अभी जवाब देने का समय आया है, कि हिंदुस्तान के लोग कायर नहीं होते। और वो लिख के भेजता है वापस कि और ये 21 लोग मिलके 10,000 लोगों से फाइट करते हैं पूरा लास्ट तक, वो किला फतेह करने नहीं देते उनको। तो ये एक्चुअली वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो मार्शियन एक्टिविटी है फाइटिंग का, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ये टॉरस का साइकोलॉजी है ना, कि मतलब कि वो एक बार जो लग गया, मतलब कि वो आपको जवाब देंगे, लेकिन सही समय आने पे आपको जवाब देंगे। तो ये है टॉरस।
बुल को कोई चीज़ का एकदम एकदम हरी नहीं रहता है, एकदम ना तुरंत करना है ये नहीं रहता, वो पेशेंसली वेट करते हैं और समय का एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग हो सके लेट पहुंचते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ करने के लिए लेट करते हैं, लेकिन वो आपको डेस्टिनेशन तक जरूर लेके जाएंगे। स्लो चलते हैं, लेट चलते हैं, लेकिन जो भी चाहिए वो जरूर ला के देते हैं। बहुत सारा तुरंत वेनस वेनस रिप्रेजेंट रिच फूड, जो बहुत ही रिच फूड होते हैं, जैसे राजमा। राजमा बहुत रिच, तो राजमा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेनस। राजमा में देखोगे बहुत बहुत प्रोटीन और जो भी होते हैं बहुत रिच होता है। तो इसलिए एक वेनस का एक रेमेडी दिया था कि आप राजमा का दान करिए, राजमा का डोनेशन करिए कहीं पे। ओके गायत्री जपा करें। गायत्री जपा करने से आपका वेनस इम्प्रूव होता है। जो गायत्री है वो एक्चुअली कोई भी एस्ट्रोलॉजर को गायत्री जप करना चाहिए। जब तक आप गायत्री जप चालू नहीं करते हो तब तक आप जो भी प्रेडिक्शन दोगे कुछ काम का नहीं होगा। गायत्री जप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पराशर मुनि लिखते हैं कि जो जो 1.25 लाख गायत्री जाप नहीं करता उसको एस्ट्रोलॉजर नहीं, उसको कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। तो गायत्री मंत्र करने से आपका जो एनर्जी है, आपका जो सात्विक एनर्जी है बहुत ही डेवलप होता है। क्योंकि ये सब जो सब्जेक्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही सटल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट सब है। इसके लिए आपको बहुत सात्विक एनर्जी की हेल्प चाहिए। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर को हर दिन गायत्री जाप, जब तक आप गायत्री जाप नहीं किए तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं कर हो सकते। अब अगर आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली समझना चाहते हैं, तो आपको गायत्री जाप करना चाहिए। पराशर मुनि ने लिखा है कि 1.25 लाख, मतलब कि ऐसे नहीं कि 1.25 लाख हो जाए तो फिर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहने का सेंस है कि इसका महत्व को समझना चाहिए। आप देखोगे, आप जिस दिन से गायत्री जब चालू करो उस दिन से आपको अलग ही एनर्जी का फील हो। बहुत ही, ये एक्चुअली वैदिक मंत्र है गायत्री जाप और बहुत ही पावरफुल है। आप किसी भी संप्रदाय में जाओ, हर संप्रदाय के लोग ये गायत्री मंत्र जप करते हैं। और गायत्री मंत्र किसी गुरु से लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिना किसी गुरु से लिए जप नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र। तो गुरु जब देता है तो वो मंत्र बोलते हैं सिद्ध करके देता है। तो एक जेन्युइन गुरु खोजिए, उनसे गायत्री मंत्र लीजिए और जप करिए। गायत्री मंत्र जप करने के कुछ नियम भी होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो बताएंगे सुबह दोपहर शाम कब कैसे करना होता है। तो गायत्री मंत्र करने से आपका सेकंड हाउस इंप्रूव होता है, आपका वेनस इंप्रूव होता है। वेनस अगर मरकरी के साथ होगा, मरकरी मतलब मल्टीप्लिसिटी। मरकरी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मरकरी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है, 3 गुना कर देता है। 3 जो नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मरकरी के लिए। अगर मरकरी वेनस के साथ होता है तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप देता है। मल्टीपल अगर मरकरी वेनस और मार्स एक साथ हो जाए तो मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है, क्योंकि मार्स इज पैशन, वेनस इज रिलेशनशिप और मरकरी इज मल्टीप्लिसिटी। तो ये तीनों अगर एक साथ आ जाए तो उसके मतलब बहुत सारे अफेयर चल जाए, ऐसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जिस हाउस में हो उस हाउस की चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर वेनस मरकरी ये कॉम्बिनेशन या वेनस मार्स का कॉम्बिनेशन अगर 9th हाउस में है तो हो सकता है आपके जो अफेयर्स हो तो वो आपके टीचर के साथ भी हो सकता है। या 5th हाउस में है तो ड्यूरिंग एजुकेशन, जब आप पढ़ाई करते थे क्लास में, उस समय किसी के साथ आपका अफेयर चला। या फिर 10th हाउस में हो तो आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे प्रोफेशन है, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे किसी से अफेयर हो। 3rd हाउस में है तो हो सकता है आपके नेबर के साथ ही अफेयर हो। तो ऐसे करके आप हाउस के इफेक्ट, साइंस के इफेक्ट और प्लानट के इफेक्ट तीनों मिला के आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
अगर 9th हाउस में है ये अगर वेनस 9th हाउस में है तो पर्सन को बहुत सारे प्रपोजल मिलते हैं। अगर वेनस 5th हाउस में है तो इट्स लाइक वन साइडेड अफेयर, क्योंकि जो 9th है वो आपका भाग्योदय का है, आपका लक का है, आपका लक अच्छा, इसलिए आपको बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं। 3rd हाउस वेनस मतलब पर्सन, अगर 3rd हाउस में वेनस है तो पर्सन एग्जाम में लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि 3rd हाउस क्या आपका राइटिंग का है, पेपर वर्क का है, और उसमें वेनस वेनस क्या चाहता है, वो आराम चाहता है, लग्जरियस प्लैनेट है, आराम चाहता है। तो आप लिखने में बहुत बोर फील करते हो, लिखने में मेहनत नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोग एग्जाम में आंसर जानते हुए लिखना नहीं चाहते या लिख नहीं पाते, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सन के साथ वेनस कंप्लीटली डिसिप्लिन होता है। सन इज अ प्लैनेट जो वेनस और मरकरी दोनों को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि सन डिसिप्लिन का प्लैनेट है। सन इज नॉट लाइक मार्स, वो ऐसा नहीं कि वो पैसन देता है, आप ना पैशनेट रिलेशनशिप देता है, ऐसा नहीं। सन हमेशा वेनस को डिसिप्लिन में करके आता है, वो कभी भी होने नहीं देगा। अगर मरकरी भी बैठा है साथ में वेनस के साथ, अगर सन है तो सन दोनों को डिसिप्लिन करके रखा, वो कभी भी अफेयर होने नहीं देगा। लेकिन यही इसमें एक ये भी चीज़ होता है कि कभी कभी कम्बस्ट हो जाता है। अगर वेनस बहुत ज़्यादा ही क्लोज है तो वो सन से कम्बस्ट हो, क्योंकि सन में बहुत हीट होता है, तो वेनस डाउन हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर लाल किताब सेज वन रेमेडी, जिसका वेनस कमज़ोर है, जिसका वेनस डेबिलिएटेड है, उसको कर्ड अपने जेनिटस पे कर्ड लगाना चाहिए 43 डेज के लिए, क्योंकि जो जो कर्ड जो होता है वो ठंडा प्रदान करती है और वेनस बहुत हॉट हो जाता है सन के साथ रहते रहते। तो वो कर्ड लगाने से वो वेनस बहुत इम्प्रूव होता है। या फिर एक रेमेडी ये भी कि आप योगर्ट दही के साथ चीनी मिला के आप सेवन कर सकते हैं। इसलिए देखो कि बहुत लोग दही और चीनी खाते हैं, क्योंकि ये एक रिच फूड भी हो, इससे ठंडक मिलती है। तो एनर्जी जो वेनस, इससे एक्चुअली शुक्र का एनर्जी बढ़ता है, इसलिए दही खाने से शुक्र भी शरीर में बढ़ता है, सीमेन का भी बढ़ता है। बेडरूम जो है वो वेनस से देखते हैं हम लोग, बेडरूम के जो भी मैटर्स है वो वेनस से देखते हैं। वेनस टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। जो शुक्राचार्य थे, जो राक्षसों के गुरु थे, वो राक्षसों की साइड क्यों गया? क्योंकि उन्होंने देखा कि देवताओं को हर फैसिलिटी है ना, उनके गुरु बृहस्पति है, उनको स्वर्ग का राज मिला हुआ है, लेकिन जो राक्षस है उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। वो भी बहुत बलवान है, उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही हकदार है स्वर्ग के जितने देवता लोग हैं। उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए शुक्राचार्य ने देवताओं का पार्टी ज्वाइन ना करके राक्षसों के गुरु बनना पसंद किया, क्योंकि उनको भी वो सारे फैसिलिटी दिलाने, उनको भी वो राजगद्दी दिलाने, ऐसे करके। तो इसलिए वेनस जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो सपोज के लिए आपका वेनस अगर अच्छा है तो आप ऐसे पार्टनर आप खोजोगे जो कि आपके स्टेटस में इक्वल हो। मतलब कि इक्वल स्टेटस मतलब हर एंगल से देख सकते हैं। इक्वल स्टेटस मतलब कि अगर आप उतना पढ़े लिखे हो तो आप भी वैसे पार्टनर खोजोगे जो कि वो भी उतना पढ़ा लिखा हो, या फिर आप जितना अर्निंग करते हो तो आप वैसा पार्टनर खोजोगे वो भी उतना अर्निंग करता हो। इफ दो जो कपल है उनके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, या वो बोलते हैं ना कॉम्पेटिबल नहीं है उतना, इसका मतलब वेनस खराब है, एक सामंजस्य नहीं है आपस में। तो वेनस जो है वो आई का भी सिग्निफिकेटर होता है। वेनस दशा में पर्सन को आई का प्रॉब्लम हो सकता है, वेनस की जब दशा रन कर रहे हो, या आई का प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है, दोनों में से
कुछ भी हो सकता है। पहले से आई का प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है, या फिर आई अच्छा है तो खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इसके पीछे कहानी है कि एक बार देवताओं, जो राजा बलि थे, उनके गुरु शुक्राचार्य, तो राजा बलि बहुत यज्ञ किए। यज्ञ करने का मोटिव क्या था कि यज्ञ करने से उनको शक्ति मिलती है। तो यज्ञ जब करेंगे उसके बाद उनका ऑपुलेंस बढ़ेगा और वो देवताओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे, उनकी शक्ति बढ़ेगी। तो ये बात इंद्र को पता चला कि ऐसे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो वो विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए गए। तो विष्णु वामन देव के अवतार में आते हैं और जो भी बलि का जो भी ऐश्वर्य था उनसे भिक्षा के रूप में मांगते हैं कि हमको 3 पग जमीन चाहिए। और बलि वो संकल्प करते हैं कि कोई भी ब्राह्मण अगर मांगने आए, तो राजा बलि जो थे बहुत दानवीर थे, तो उन्होंने संकल्प किया कि हम आपको 3 पग जमीन देंगे। तो राजा बलि वहाँ पे पूछते भी कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे जमीन है, तुमको 3 पग ही क्यों चाहिए, मैं तो बहुत दे सकता हूँ। तो वामन देव बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को जितना चाहिए उतना ही में संतुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करता है। वो कैसा ब्राह्मण जो संतुष्ट ही ना हो, क्योंकि संतुष्टि का कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो बोले हमको 3 पग की ज़मीन चाहिए और मुझे उतना ही चाहिए, उतने की ही ज़रूरत है, उतना में ही हम अपना सारा काम कर लेंगे। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था उस समय शुक्राचार्य भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो बहुत छलिया आदमी है ना, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है जो कि बलि से 3 पग के रूप में इसका सारा चीज़ ले लेंगे ना, ये तो चीट करने आए। तो वो बलि को रोकते हैं कि बलि ये शत्रु पक्ष से आया है, ये देवताओं के कहने पे आया है, तुम्हारा सारा जो ऑपुलेंस है, धन संपदा, जो भी तुमने यज्ञ करके जो प्राप्त किया सब एक साथ छीन के ले जाएगा, ये ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन बलि बोलते हैं कि नहीं, अगर ये विष्णु भी है, विष्णु भी मेरे से याचना करने आया, तो मैंने संकल्प लिया तो मैं उसको दूंगा, चाहे मेरा सब कुछ चला भी क्यों न जाए। और बोलते इससे गर्व की बात क्या हो सकती है कि विष्णु हमसे भिक्षा मांगने आए। तो वो संकल्प लेते हैं ऐसे पानी रखें। तो शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि ही वांट इक्वालिटी, वो चाहते थे कि राक्षस लोग भी फ्लरिश करें देवता की तरह। तो वो जाके कमंडलू का जो ये होता है, नॉब होता है, उसमें जाके बैठ गए, तो उससे पानी निकल ही नहीं रहा था। तो फिर उधर सिक से उसको सबको लगा कि कुछ जाम है, तो जो सिक से उसको हटाए तो वो शुक्लाचार्य के एक आँख में वो सिक गिर गया। तो तभी से शुक्लाचार्य का एक आँख खराब हो गया। तो फिर बलि ने संकल्प लिया और विष्णु को 3 पग देने का संकल्प किया। फिर विष्णु ने 3 पग में पूरा पृथ्वी से पाताल तक और फिर पृथ्वी से पूरा आकाश तक, स्वर्गलोक ऊपर तक 2 ही पग में पूरा नाप दिया। फिर बोले तीसरा पग कहाँ रखे। फिर तीसरा पग बोलते हैं कि मेरा जो भी कुछ था तो मैं तो दे दिया, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ, आप ऐसा करिए तीसरे पग में मुझे ही ले लीजिए। तो फिर बलि के सर पे भगवान अपना पद रखते हैं और बलि को उस दिन से अपना भक्त स्वीकार, भक्त तो थे ही पहले से। और फिर बोलते हैं बलि तुम चिंता मत करो, तुमको स्वर्ग से भी बड़ा चीज़ देंगे और अगले मनवंतर में तुम ही स्वर्ग के राजा इंद्र बनोगे। तो बलि महाराज को अभी एक नीचे का जो एक प्लानेट है, आई थिंक सुतल, एग्जैक्ट नाम याद नहीं पड़ा, सुतल बलि महाराज का जो जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे वामन देव खुद ही द्वारपाल बन के खड़े हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और वहाँ ऐसा बोला जाता है कि वहाँ का जो ऑपुलेंसेस है स्वर्ग से भी ज़्यादा है उस जगह का ऑपुलेंसेस। तो इसलिए वेनस दशा में आँख का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अभी कोई क्वेश्चन है किसी का, एक ऑनलाइन वालों का भी देख लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट समय। Nowadays, Venus in Virgo, what is effect usually? वेनस इन वर्गो, जो वर्गो जो साइन है उसमें वेनस डेबिलिएटेड होता है, क्योंकि वर्गो जो साइन है, देखिए वर्गो क्या चीज़ करता है, क्लीनिंग का साइन है, सर्वेंट साइन है एक्चुअली। वर्गो जो है
हमारे पेट के नीचे का जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है, पेट से और कमर के बीच का। वहाँ पे जो भी रिफाइनिंग चीज़ें होती है, अब देखो किडनी होती है या अमाशय होती है, वो सब चीज़ें। तो वेनस ऐसा प्लैनेट है कि ही वांट साफ सुथरा रहने वाला प्लैनेट है। वो ये सब चीज़ें छोटी मतलब कि ह्यूमिलिटी वाली चीज़ें नहीं करना चाहता है। मतलब ही विल नॉट लाइक टू गो एंड डू टॉयलेट क्लीनिंग, समझ रहे हैं? तो इसलिए वेनस जो है यहाँ पे आके बहुत डिबिलिटेड हो जाता है, मतलब डिबिलिटेड हो जाता है, मतलब उसके लिए बहुत ख़राब घर है। ठीक इसके अपोजिट जो घर होता है पीसेस, वहाँ पे वेनस बहुत एग्जाल्टेड होता है। तो जब वेनस ऐसे साइन में आ जाता है तो इस समय रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वर्गो साइन में आ जाता है तो उस समय देखोगे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आने चालू हो जाएंगे। अगर आपके चार्ट में है तो आपको भी रिलेशनशिप, जैसे मैंने एक बताया लाल किताब का रेमेडी, कि अगर वेनस छठे घर में जाता है तो आपको एक कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करना चाहिए या फिर किसी भी कुरूप कन्या से शादी करना चाहिए। ऐसा है लाल किताब में। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि दैट्स व्हाट द वेनस इज वेरी डेबिलिटेड देयर, मतलब वेनस बहुत नीचे जा चुका है। आप ऐसा ना करोगे तो बाद में वो वैसे भी आने वाला है, और उस समय आपको बड़ा दुख लगेगा कि आपकी पत्नी ने आपके साथ ऐसा धोखा किया। आप रिवेंज में जियोगे, उस ग्लानी में जियोगे, सब जगह जाके ये सब चीज़ ऐसा हो जाएगा, आपका लाइफ बहुत ही हो जाएगा। तो क्यों ना आप पहले से ही जो भी लड़की मिलो उससे शादी कर लीजिए। तो वेनस जब वर्गो में जाता है तो वो डिबिलिट होता है, उस समय बहुत सारे रिलेशनशिप इशू आएंगे, छोटे छोटे चीज़ों पे लोग अपना रिलेशनशिप तोड़ देंगे। तलाक की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। नॉर्मली जो तलाक 50 होते हो सके उस समय 100 तलाक, क्योंकि वेनस बहुत कमज़ोर हो गया। लोग छोटे छोटे चीज़ पे भी झगड़ा करने लगेंगे। एक छोटे से चीज़ पे लोगों का एक मत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। Rahul, how you see planet in which nakshatra? नक्षत्र, ओके। और हर राशि के ऊपर नक्षत्र होते हैं। जैसे मैं बताता है, एक राशि के अंदर टोटल 9 पद होते हैं नक्षत्र के। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, यानी कि टोटल 9 पद होते हैं एक राशि के अंदर, यानी कि दो नक्षत्र पूरा होंगे और एक नक्षत्र का 1 पद होगा। तो जब हम मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैनेट है, मार्स है, तो ये पहले राशि में मान लीजिए, तो पहले राशि के भी 9 पद होंगे। तो उसमें भी कहाँ पद एग्जैक्ट डिग्री लिखा रहता है। जैसे आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर में देखोगे तो मार्स लिखा रहेगा, और ये लिखा रहेगा एरीज साइन, और ये लिखा रहेगा 25 डिग्री कुछ। तब एरीज साइन में 25 डिग्री में, अब ये एरीज साइन में वो नक्षत्र के जो भी पद है ना, 9 पद, उनका डिवीजन रहता है 3.5 डिग्री, 3.1 ऐसा कुछ रहता है। तो आप इस डिग्री से समझ सकते हैं कि वो किस नक्षत्र के किस पद में है। या आप अगर जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें देखिए कि जो बगल में जो की इन्फो होता है उसमें लिखा हुआ भी रहता है, हर प्लैनेट लिखा रहता है, वो कौन से राशि में है, उसके बगल में कौन से नक्षत्र में है, और नक्षत्र के कौन से पद में है, वो भी वहाँ पे लिखा रहता है। तो उधर से आप देख सकते हैं, या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऐप ये सब में भी आजकल आते हैं कि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेडिक्शन करने के, तो उसमें भी नक्षत्र दिखे रहते हैं प्लैनेट के। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ राशि के बारे में पढ़ रहे हैं। नक्षत्र का जो कोर्स है वो थोड़ा एडवांस लेवल कोर्स है, तो उसको हो सके हम लोग अगले साल पढ़ें। लेकिन अभी आप राशि पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अलग से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं। बहुत सारे टेक्निक आपको नक्षत्र से मिलते हैं। Which stone or crystal is good to improve Venus? स्टोन्स, जो भी जेम स्टोन्स है या फिर ये है, जनरली आप यूज मत करिए अभी, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल स्टडी है कि लोग स्टोन का नाम जानते हैं और उसको फिर पढ़ना चालू कर देते हैं। नहीं, इसको करने से आपको बहुत कुछ हानि भी हो सकता है। जब तक आपके पास फुल नॉलेज नहीं है आप उस चीज़ को यूज नहीं करिए। स्टोन्स के बारे में हो सके तो अलग से क्लास लेके हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन
मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि क्या क्या हानि हो सकती है। मान लीजिए आपने मार्स का स्टोन पहना है, आपके मार्स में प्रॉब्लम है, अभी मार्स क्रूर ग्रह है, तो मार्स का नजर जहाँ जहाँ पे पड़ेगा वो सब हाउसेस में इफेक्ट होने लगेंगे। आप सोचोगे मार्स पढ़ने से मेरे घर का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मार्स का 1 2 3 4 आपकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब होने लगेगा, झगड़ा होने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपका प्रोफेशनल लाइफ में उसका बहुत इफेक्ट, आपके प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है। तो बहुत सारे इफेक्ट एक साथ, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं बहुत ही एनर्जी खींचते हैं उस प्लैनेट को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। तो आप ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए घर से कॉकरोच उठाना है, तो घर से कॉकरोच निकालने के लिए आप घर में बम नहीं फोड़ सकते हैं, है ना। कॉकरोच तो मर जाएगा, लेकिन साथ साथ आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो स्टोन्स की जो रेमेडी है बहुत सोच समझ के दी जाती है और बहुत ही पार्टिकुलर तरीके से पार्टिकुलर टाइम के लिए दी जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टोन्स की रेमेडी काम करती है, लेकिन आप उसको अभी यूज में मत लाइए। मेरा सजेशन यही है, जब तक आप उसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते। स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट करने, ग्रोथ करने के लिए वेनस को कैसे इम्प्रूव करें? हाँ, वेनस को स्पिरिचुअल, क्योंकि वेनस एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। मैंने बताया उसके एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में माला है। तो आप जप कर सकते हैं, जैसे जो बहुत सारे भक्त लोग हैं वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो इससे भी वेनस स्ट्रांग होता है। या फिर जैसे मैंने गायत्री मंत्र के जप के बारे में बताया, गायत्री मंत्र भी बहुत पावरफुल है। जो भी चीज़ वेनस का मैंने बहुत सारे रेमेडी बताया, क्या क्या चीज़ करने से वेनस इम्प्रूव होता है। वेनस बहुत सात्विक प्लैनेट है। आप कोई भी तरह का जब यज्ञ अनुष्ठान ये सब चीज़ करते हो उसको बहुत डिटेल में करो, क्योंकि वेनस इज लाइक डिटेल्स ना। आप अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखो, घर में कुछ प्लांट लगाओ, उसको हर दिन पानी दो ना, घर में साफ सफाई रखो, अपना हाइजीन मेंटेन करो, अपना मेकअप मेंटेन करो। ये जो भी साफ सुथरे की चीज़ें हैं वो उससे वेनस बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए देखोगे जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न गुडनेस में रहते हैं, वो बहुत ही साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। इवन जो प्रभुपाद थे वो बोला करते थे किलनेस इज गॉडलीनेस, ऐसा बोलते हैं ना, किलनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद बोलते नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इट इज़ गॉडलीनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर लिंकेज है उसका। वेनस अगर अच्छा है तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी बहुत मन लगता है, स्पिरिचुअल चीज़ें में आप, क्योंकि वेनस देखो बहुत ही शुक्राचार्य थे, बहुत ही पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे नहीं आज के टर्म हो गया, लेकिन बहुत ही विद्वान, बहुत ही विजडम वाले गुरु हैं। ऐसा बोला जाता है कि शुक्र जितना बृहस्पति को नहीं उससे भी ज़्यादा शुक्र को ज्ञान है उस चीज़ों को लेकर। तो वैसे हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रही थी गायत्री मंत्र क्या होता है, वो कैसे होता है? हमारे वैदिक ग्रंथ में बहुत सारे मंत्र हैं। जो गायत्री मंत्र पहले से ऐसे दिए गए हैं। तो जो गायत्री मंत्र है वो एक वैदिक मंत्र है। ये वैदिक मंत्र को ऐसे ही कहीं पर उच्चारण नहीं कर सकते, वैसे आजकल सबको मालूम होता है क्योंकि गायत्री परिवार वालों ने सबको ये मंत्र बताया है। तो एक मंत्र जानना अलग बात होता है, लेकिन जब तक वो मंत्र, इसलिए वो मंत्र को सिर्फ गुरु से लेना चाहिए। जब तक आप गुरु से नहीं लेते वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। भले ही मंत्र आप हर मंत्र हर जगह तो लिखा हुआ है, आपको मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ऑल दिस मंत्र जो है अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी करते हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस कैरी करते हैं। वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन तभी फलित होता है जब कोई बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन्स आपको देता है वो चीज़। ये ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए, आपको चीज़ पसंद है, आप पैसा दिए और वो चीज़ आपकी हो जाती है ना। आपको ये ईयरफोन पसंद है, आप पैसा दिए, आपको हो जाता है। ये ऐसे काम नहीं करता है ये मंत्र का जो चीज़ है।
ये जो पोटेंशियल है, जो साउंड में जो पोटेंशियल है, वैसे साउंड में बहुत पोटेंशियल होता है, वो एनर्जी कैरी करती है। अब देखो हर तरह के डिफरेंट साउंड होते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी कैरी करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। इसलिए जो हमारा नाम जो पड़ता है, जैसे मैं पहले क्लास में बता रहा था, क्यों किसी का नाम राशि देख के देना चाहिए, नक्षत्र देख के देना चाहिए, क्योंकि हर राशि और नक्षत्र का अपना एक साउंड होता है। तो जब वो साउंड जो आपके लाइफ में, वो साउंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है जिस नक्षत्र में आप जन्मे हो। तो जब आप उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका नाम हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हो, लोग आपको नाम लेके पुकारते हैं, तो आपका जब वही साउंड बार बार जब आप सुनते हो, क्योंकि आप बहुत अलर्ट रहते हो, अपने नाम कोई पुकारता है तुरंत आप देखते हो, तो उस नक्षत्र का पूरा एनर्जी आपके साथ सपोर्ट में रहता है। तो इसी तरह जो मंत्र है, जब कोई सिद्ध किया हुआ आदमी, बहुत स्पिरिचुअल एलिवेटेड आदमी जब आपको देता है, तो उसका एक अलग इफेक्ट रहता है, क्योंकि उसमें उसका अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डाला हुआ रहता है। मंत्र सेम ही है, लेकिन वो उसके थ्रू आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग सर्फ बहुत सारा है, लेकिन क्यों कोई ब्रांड बहुत फेमस होता है, कोई ब्रांड बहुत लो होता है, तो ब्रांड का वैल्यू है। जैसे कोई फेना सर्फ लेता है या रिन लेता है, कोई सर्फ एक्सेल लेता है, कोई एरियल लेता है, कोई टाइड लेता है, हर का कोई बहुत कम दाम में मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा दाम में मिलता है। तो ऐसा होता है, क्यों उस ब्रांड का बहुत महत्व है। उसी तरह मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एक स्पेशल पर्सन से लेने में उसका ब्रांडिंग बढ़ता है, यानी कि उसका वैल्यू बहुत रहता है। तो जब आप किसी गुरु से लेते हो ये मंत्र, तो आप उसके शरणागति होते हो, आप उसके पास उसके ब्लेसिंग्स लेने जाते हो, जिसके कारण वो जब मंत्र आप जपते हो तो उसका फल भी आपको मिलता है। तो इसलिए मैं बोला था कि गायत्री मंत्र एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब उनको जप करना ही चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पराशर मुनि लिख रहे हैं है ना। और ज़्यादातर जो आज के एस्ट्रोलॉजर है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, और कोई काम, उनका कोई लेना देना नहीं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी पैसे कमाने के लिए नहीं है। तो पराशर मुनि ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आप वो मंत्र पढ़ते हो, उस मंत्र का एनर्जी आप लेते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंट्यूशन पे बेस्ड है। वो इंट्यूशन आपको तभी आएगा जब आप वो मोड ऑफ गुडनेस में आओगे, जब आप सात्विक गुण में आओगे, आपका खाना पीना सुधारोगे, आपको बोलना सुधारोगे, आपका अंदर जब स्पिरिचुअल एनर्जी का ये होगा। तो जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है, तब आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जितने आप सात्विक होगे उतने ज़्यादा आप नेचर को चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे। ये सिर्फ आपके मेहनत पे बेस्ड नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ये आपको समझना पड़ेगा कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया, सारा कैलकुलेशन सीख लिया, सारा चीज़ जान लिया, अब प्रेडिक्शन करना चालू कर देंगे। एक लिमिट तक आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का एक्सेस आपको रोक दिया जाता है अगर आप ये प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हो। तो इसीलिए ये मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। मैं भी हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। तो आप भी किसी गुरु के पास जाइए जो गायत्री मंत्र देते हो, उनसे लीजिए और जप करिए हर दिन, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको समय मिले, या जो भी आपको गुरु निर्देश देते हैं, जैसे जप करने का, जितना टाइम जप करने का, तो उसको जप करिए। अब अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनिए। जस्ट अपना गोल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं रखिए। हाँ, पैसा आएगा, उससे तो वो अलग बात है। हरे कृष्णा। आज टाइम हो चुका है, तो आज हमने वो टॉरस और वेनस जो था सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कल जो है हम लोग तीसरे जो राशि है जेमिनी एंड मरकरी, इसके बारे में कल से चालू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।